इमरान खान पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया है। एक एक कर पढ़ते जिस तरीके का राजनीतिक संकट पाकिस्तान में पिछले दिनों बना हुआ था, क्या उसका हल, उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निकलेगा, इसी का अब इंतजार है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त है पाकिस्तान के, वो अदालत के भीतर मौजूद, अदालत के भीतर उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि साहब 90 दिन के अंदर जो कहा जा रहा है चुनाव कराना, वो चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। इमरान खान पर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया, उसके बाद जिस तरीके से नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश इमरान खान ने की और उस पर अमल राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगाकर कर दिया, क्या ये सब संवैधानिक था? इसी को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद, पाकिस्तान से मेरे सहयोगी हमजा अमीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं हमजा अमीर से कि अभी तक के फैसले में अदालत की तरफ से क्या कहा गया है। हमजा, अदालत में जी जजेस आ चुके हैं, फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और उन्होंने आके बताया कि हमने इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल को सेक्रेटरी को जो है बुलाया हुआ है और उनसे पूछा है और कहा यह जा रहा है कि जजेस ने कहा है कि उन्होंने इस चीज़ के हवाले से अश्योरेंस दी है कि वो 3 महीने में इलेक्शन करवा लेंगे। बाकी अभी वर्डिक्ट पढ़ा जा रहा है, जैसे जैसे अपडेट आती है मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो अभी तक की जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो हमजा अमीर हमें अपडेट दे रहे हैं, वो यही कि चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि 90 दिन के भीतर, 3 महीने के अंदर जो चुनाव कराने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर चर्चा ये भी थी कि चुनाव आयोग हाथ खड़े कर रहा है कि नहीं, वो 90 दिन में चुनाव नहीं करा सकता। चुनाव आयोग ने अदालत को यह जानकारी दी है कि 90 दिन में चुनाव कराने में वो सक्षम है। ऐसे में अब इंतजार इस बात का कि आखिरकार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। अपडेट है हमजा के पास। जी हमजा, एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि फैसला जो है वो यूनानिमस किया गया है, यानी कि 5-0 का फैसला है, कोई स्प्लिट डिसीजन नहीं है। डिसीजन जो भी होगा वो 5 जजेस की मुशावरत और कंसेंट से हो रहा है, यानी कि 5-0 यूनानिमस डिसीजन है। जो भी कोर्ट का आज फैसला होगा वो 5-0 के ऊपर आ रहा है। कोई किसी जज ने जो है उस फैसले से अपोज नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो फैसला आएगा वो कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि स्प्लिट डिसीजन में नहीं आ रहा है, वो 5-0 के ऊपर आ रहा है कि 5 जजेस की उसमें हमायत शामिल है। ये बड़ी जानकारी हमजा अमीर दे रहे हैं क्योंकि 5 जजों की ये बेंच है और हमजा अमीर हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाने वाला है, कम से कम वो फैसला आज निर्णायक इस लिहाज से रहने वाला है कि उसमें 5 जजों की सहमति होगी। किसी तरीके का कोई इख्तलाफात उस फैसले के अंदर, उस जजमेंट में नहीं आने वाला है। यह साफ हो गया है कि 5 जज आज जो फैसला सुनाने वाले हैं उस पर 5 के 5 जज एक राय हैं, पूरी तरीके से सहमत हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही बना हुआ है कि आखिरकार वो फैसला क्या होगा। आप देख सकते हैं मेरे साथ पाकिस्तान से 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मोना आलम को आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार काटजू साहब, विवेक काटजू साहब इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमजा अमीर लगातार पल पल का अपडेट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं और अभी वो कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। हमजा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान असेंबली तोड़ नहीं सकते थे और साथ ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई है। वर्डिक्ट में ये अनाउंस करते हुए उन्होंने कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी पार्लियामेंट के सेशन में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और वजीर आजम इमरान खान असेंबली नहीं तोड़ सकते थे। ये बड़ी खबर है। इस वक्त पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला दिया था, रूलिंग दी थी, वो रूलिंग असंवैधानिक। डिप्टी स्पीकर अधिकृत नहीं थे कि वो अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के इस तरीके से खारिज कर दें। जो फैसला लिया था डिप्टी स्पीकर ने, असेंबली बहाल होने की खबर आ रही है। जी हमजा।
जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि असेंबलीज को डिसॉल्व करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसके ऊपर रोल ओवर कर दिया है उन्होंने और असेंबलियों को बहाल करने का फैसला दे दिया है। नेशनल असेंबली को दोबारा बहाल करने का, पार्लियामेंट को बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो कि इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो। ये इमरान खान की जबरदस्त हार है। मैं दोहरा दूं इस खबर को कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला सुनाया है, वो न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक जबरदस्त धक्का, बल्कि इमरान खान की जबरदस्त हार। हमजा, जरा एक बार डिटेल में अब बताइए अभी तक का पूरा फैसला और अपडेट भी जो आप देना चाह रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूं कि कोर्ट ने जहां रूलिंग दी है कि असेंबलियां बहाल होंगी, वहां उन्होंने ये भी कह दिया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको उसका सेशन जो है वो कॉल किया जाएगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इन सेशन लेके आया जाएगा बिफोर सैटरडे 10:30 बजे, 10:30 से पहले जो है कोर्ट का सेशन, असेंबली का सेशन बहाल हो गया है। वो बहाल करके वहां पे नो कॉन्फिडेंस वोटिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि आज थर्सडे है, तो 2 दिन से अंदर अंदर ही जो है वो नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग की जाएगी और उसी को ही लेके जो है असेंबली को सेशन को बहाल किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हमजा अमीर दे रहे हैं। 9 तारीख जो कोर्ट ने मुकर्रर की है नेशनल असेंबली के सेशन के लिए, कोर्ट की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी। उस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर वोटिंग कराई जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 5 जजों की बेंच ने एक मत से अपना फैसला सुनाया है। डिप्टी स्पीकर ने जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया था वो असंवैधानिक। 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली का पहला सेशन होगा और अदालत ने साफ कर दिया है कि इसी पहले सेशन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिफारिश की थी भंग करने की नेशनल असेंबली, उस फैसले को पलटा। राष्ट्रपति ने जो इस फैसले पर मोहर लगाई थी उस फैसले को पलटा और नेशनल असेंबली को फिर से बहाल कर दिया है। मतलब एक बार फिर से सदन जो बहाल होगा और 9 अप्रैल तारीख तय की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब इस सदन का पहला सत्र होगा और सदन के पहले सत्र में ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी करानी होगी। यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। और अपडेट क्या है हमजा? देखिए, एज पर द कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ असेंबलियां बहाल करने का फैसला किया है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ओवररूल कर दिया है और साथ ही असेंबली रिजॉल्व करने वाले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों के डिसीजन को भी जो है वो खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर के ऊपर 9 अप्रैल को 10:30 बजे से पहले नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के लिए नेशनल असेंबली का सेशन कॉल किया जाए और उस सेशन में इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग का जो मोशन डाली गई है उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए। हम बात करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसी के नेता, और कुल मिलाकर इस वक्त ऑपोजिशन को आप देख सकते हैं वो किस तरीके से खुश है इस फैसले के आने के बाद, जिसका इंतजार बेसब्री से ऑपोजिशन कर रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें सीधे सीधे इमरान खान की हार है। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें इमरान खान के पास मुंह छुपाने की कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है। हमजा के पास आपको सीधे लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल पाकिस्तान से मौजूद है, मोना आलम के पास पहले आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं मोना आलम से कि मोना, जो कोशिशें इमरान खान कर रहे थे उन तमाम कोशिशों में इमरान खान पूरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं, मात खा चुके हैं। क्लीन बोल्ड इमरान आइन शिकनी करके असेंबलियां तहलील की। जी यस, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए और फॉर्मर गवर्नमेंट के लिए। और मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कुछ ऐसे रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के जो वो इलेक्शंस की बात करेंगे और वो जो असेंबली डिसॉल्व हुई है वो दोबारा उसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे। लेकिन जो ये असेंबलीज का रीइंस्टेट होना है, मेरे पास जो सोर्सेज हैं जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान साहब और पीटीआई का जो अगला पता है वो एक्सपेक्टेडली ये है कि ये लोग सारे रिजाइन कर देंगे असेंबली से, कलेक्टिव इन सब के रेजिग्नेशन आएंगे और ये अब अपना ये नेक्स्ट एक पॉलिटिकल इसमें चलना चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो आई थिंक ये बहुत उनके लिए बड़ा सेटबैक है। और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं जिन्होंने ये रूलिंग दी थी वो भी बहुत हॉट वाटर्स में है इस फैसले के बाद।
क्योंकि स्पीकर जो है वो उस दिन मौजूद नहीं थे, असद कैसर साहब, लेकिन ये कि उनके सिग्नेचर थे उस पेज पे। लेकिन जो ये रूलिंग है वो जो दी थी वो डेप्यूटी स्पीकर ने दी थी और वो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने पढ़ के सुनाई थी। तो आई थिंक उनके लिए भी ये ज्यादा लीगल, उनके लिए बैटल लंबी भी हो सकती है और इसमें कोई शक नहीं कि ये ऑपोजिशन के लिए एक विक्ट्री है। अब देखते हैं कि ये चीजें यहाँ से आगे कैसे जाती हैं, लेकिन आई मस्ट से कि पीटीआई कहते थे कि वो सरप्राइज देंगे और उन्होंने सरप्राइज अपना 3 अप्रैल को दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पीटीआई के सरप्राइज के ऊपर अपना सरप्राइज आज के दिन दे दिया। बिल्कुल आरजू, आपका पहला रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया? नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट ने एकदम गलत किया था और इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था और जाना चाहिए था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ। और अब उन्हें जाना पड़ेगा, फेस ही करना पड़ेगा। इमरान खान साहब इस तरह से छोड़कर और कहते थे कि आखिरी गेंद तक खेलूंगा, तो आखिरी गेंद तक खेलना पड़ेगा उन्हें। आखिरी गेंद तक खेलने के लिए मजबूर कर दिया है काटजू साहब सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जिस तरीके से मोना कह रही हैं कि बस अब आखिरी रास्ता यही बचा है कि इस्तीफा दे दें। नहीं, देखिए, हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो राजनीतिक मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो इससे कम नहीं होने वाली, क्योंकि अब आगे 2 कदम आगे देखा जाए। इमरान खान और पीटीआई इस्तीफा दे देगी। वैसे ही ये हमें मालूम है कि इमरान खान ने अपने सब मेंबरान से, अपने सब सदस्यों से नेशनल असेंबली के इस्तीफे ले लिए। अब अगर इस्तीफा हो गया तो बस खाली ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ही रह जाएंगी असेंबली में। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद क्या। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन तो चलिए पास हो जाए, अगर इस्तीफा दे दिया तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई औचित्य नहीं। फिर उसके बाद ये होगा कि असेंबली में अगर ऑपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि एक जॉइंट एक हुकूमत बनाए वो, जो कि कुछ दिनों तक ही चल पाएगी, उसके बाद चुनाव होने मुश्किल मुझे लगता है। जो अदालत ने एक जो नुक्ते पर इस तरह से सड़क पर इस वक्त लोगों का हुजूम मौजूद है, इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार वो फैसला आ चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था और विपक्ष से ऐतिहासिक फैसला बता रहा है। एक ऐसा फैसला जिसमें इमरान खान की करारी हार हुई है, एक ऐसा फैसला जिसे विपक्ष बता रहा है कि ये संविधान की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है और उसी का जश्न मनाते हुए पाकिस्तान के ये लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, मोना का जरा रुख कर लेते हैं। मोना, 5 जजों की बेंच और 5 के 5 जज एक मत एक राय से सहमत होकर फैसला सुनाते हैं। मतलब इमरान खान के पास कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है मुंह छुपाने तक की। मैं ये जानना चाहती हूं कि यहां से अब आगे इमरान का क्या होगा? क्या इमरान खान के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है? उन पर कोई मुकदमा चल सकता है? क्योंकि जो उन्होंने किया वो असंवैधानिक, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जी देखिए, आई थिंक जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो हॉट वाटर्स में हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया। आई थिंक उनके लिए सिचुएशन काफी प्रॉब्लमेटिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात बहुत अहम है कि 5-0 इट्स अ यूनानिमस डिसीजन। तो जो थोड़ा सा भी कंसेंसस का डिसीजन होता है वो उसमें कोई गुंजाइश निकल आती है, कोई डिसेंटिंग नोट निकल आता है जिसको लीगली आगे प्ले अप किया जा सकता है, या जो हारने वाली पार्टी है वो उसको लेकर आगे चल सकते हैं कि ये जी डिसेंटिंग नोट हमारे फेवर में ये आर्ग्यूमेंट दे रहा था। लेकिन इस दफा तो हमें डिसेंटिंग नोट भी नजर नहीं आएगा, तो लीगली यस ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये डेप्यूटी स्पीकर अगर वो ये बात करते हैं कि नहीं उनको किसने कहा था और उन्होंने किसी की इंस्ट्रक्शंस पे ये किया है, तो आई थिंक वो जो जिसको भी वो नाम लेंगे जिसका या नामजद करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर वो इमरान खान साहब को नामजद करते हैं तो उनके खिलाफ एब्सोल्युटली मुझे लगता है हो सकती है कार्रवाई। लेकिन अभी तक हमें फैसले में ये चीज नजर नहीं आई है। डिटेल्ड वर्डिक्ट अभी आना है, अभी तक फैसले में कोई इस किस्म की इंडिकेशन नजर नहीं आ रही है कि स्पीकर के खिलाफ कोई एक्शन भी होगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो आपको पता है वो कह रहे थे कि अब आर्टिकल 6 उनके ऊपर लागू किया जाए। तो अभी तक इस तरह की कोई चीज हमें फैसले में ये जो शॉर्ट वर्डिक्ट है उसमें तो नजर नहीं आई है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ऐसा होता है कि स्पीकर को भी इम्प्लीकेट किया जाता है, तो स्पीकर आगे अगर नाम लेते हैं किसी का कि हमें इन्होंने कहा था ऐसा करने के लिए, तो डेफिनेटली उनके लिए भी फिर लीगली बहुत मुश्किल हो जाएगी।
बिल्कुल, दरअसल मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि विपक्ष के तेवर तो हम देख चुके हैं किस तरीके से विपक्ष बार बार इस बात को लेकर हुंकार भर रहा था कि भले ही इमरान खान नियाजी कितनी भी बातें कर ले कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में चुनाव कराने, उसकी तैयारी करनी है, उम्मीदवारों तक के नाम का ऐलान कर दे। दरअसल होना यह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इमरान खान नियाजी सलाखों के पीछे होगा और इसी वजह से सुबुगाहट इस बात को लेकर भी तेज थी कि अगर ऐसा होता है तो सस्पेंड किया गया। हालांकि भारत का रुख भी आपको बताना यहां पर जरूरी हो जाता है कि भारत ने इस वोटिंग में शिरकत नहीं की थी। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत समेत कुल 58 ऐसे देश थे जो वोटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिन देशों ने वोटिंग की उसके बाद यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड करने पर मोहर लग गई है। आशीष, ये बड़ा झटका रूस के लिए बहुत बड़ा और ये विश्व को दो खेमे में बांटने के लिए बहुत बड़ी खबर है। इट्स अ बिग न्यूज ग्लोबली। आप देखें, अमेरिका का ये प्रस्ताव था कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस पर वोटिंग कराई जाए ताकि रूस को बूचा इंसिडेंट, आप बिल्कुल सही जिक्र कर रही थी, उसके बाद उसका हवाला देकर के अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा था और 193 मेंबर नेशंस को इस पर वोट करना था। बड़ी बात यह है कि 93 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया रोमाना, और 24 देश ऐसे थे जिन्होंने खिलाफ वोट किया। 58 जिसका आपने जिक्र किया जिन्होंने एब्सटेन किया, भारत भी उसमें एक था। निश्चित तौर पर भारत ने एक बार फिर से वही पोजीशन लिया है कि पीस को मौका दिया जाए, रूस के खिलाफ जाना नहीं चाहता। लेकिन ग्लोबली ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका के प्रस्ताव पर आखिरकार यूएन ने वोट किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और रूस को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया गया। रूस का अगला कदम अब क्या हो सकता है प्रणय? निश्चित रूप से रूस इस चीज को डिस्क्रिमिनेशन करार देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में वो अभी भी सदस्य है और सिक्योरिटी काउंसिल में पहला मौका होगा रोमाना कि सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मेंबर इस तरीके से कोने में घिरा कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। और रूस की सिचुएशन निश्चित रूप से डिफिकल्ट होती है, लेकिन जिस तरीके का जिसका जिक्र आशीष कर रहे हैं कि दुनिया खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है, ये निश्चित रूप से एक बड़ी खबर इस लिहाज से है कि ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर भी सवाल उठा रही है, सिक्योरिटी काउंसिल पर सवाल उठा रही है। ज़ेलेंस्की जिस पे का जिक्र कर रहे थे कि सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र संघ का रिफॉर्म होना चाहिए, ये निश्चित रूप से उस तरफ भी इशारा कर रही है जिसकी बात भारत भी उठाता रहा है कि ग्लोबल रेलेवेंस जो है उसके नजरिए से संयुक्त राष्ट्र संघ में अब बदलाव की जरूरत है। लेकिन ये बड़ी खबर निश्चित रूप से इस लिहाज से है, रूस यदि घिरता हुआ नजर आता है तो ये दुनिया की व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती खड़ी करेगा। आशीष, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, दुनिया देख रही है किस तरीके से उसमें यूक्रेन पर रूस जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित किया गया है, ये तो यूक्रेन की बड़ी जीत है। निश्चित तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपने आप को साइड किया था और खुलकर के ये कहा था कि रूस पे लगातार सैंक्शंस के साथ साथ एक के बाद एक कदम उठाए जाएंगे रूस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, और कोई भी देश अगर रूस के साथ खड़ा रहा तो अमेरिका उसके खिलाफ भी जाएगा। आपको याद दिला दूं रोमाना, 3 दिन पहले, माफ कीजिएगा 4 दिन पहले डिप्टी एनएसए अमेरिका के भारत का दौरा करके गए थे। तब उन्होंने भारत को भी ये चेतावनी दी थी कि रूस के पक्ष में कोई पोजीशन नहीं लेना है, लेकिन भारत का अपना नॉन लाइन पोजीशन है जिसको देखते हुए भारत ने एक बार फिर से ये पोजीशन लिया। निश्चित तौर पर आपका निष्कर्ष मैं पूरी तरह से एसोसिएट करता हूं कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खड़ा होना चूज किया है, और रूस के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई जिसका जिक्र प्रणय कर रहे थे, रूस खुद एक परमानेंट सदस्य है, उसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया गया। क्योंकि प्रणय, आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से ज़ेलेंस्की जो है वो मुखर होकर इस बात को दोहरा रहे थे कि साहब कोई मतलब नहीं रह जाएगा यूएनएचआरसी का अगर इसमें रूस बना रहता है। यूएनएचआरसी से या तो आप रूस को बाहर कीजिए या फिर आप यूएनएचआरसी को ही भंग कर दीजिए। यहां तक ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान दिया गया था प्रणय। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान जरूर दिया गया। रूस की तरफ से जो कार्रवाई हुई वो अभी तक रुकी नहीं है, लेकिन दुनिया की एक नाकामी भी सामने आई है। ये कार्रवाई जरूर हुई है, रूस को के खिलाफ गोलबंदी की कार्रवाई हुई है, रूस के खिलाफ प्रस्तावों की कार्रवाई हुई है, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निकालने की कार्रवाई हुई है, लेकिन यूक्रेन के उस दर्द को कम करने की फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब तक ये लड़ाई रुकती नहीं है, रूस यूक्रेन में विध्वंस का सिलसिला जारी है और वहां एक इनइफेक्टिवनेस जो ग्लोबल सिस्टम की है वो भी सामने आई है। आप बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आए। मुझे लगता है इसी पर जरा आशीष का हमें रुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आशीष, अब सवाल यही है कि ये जो सेटबैक रूस को लगा है, ये जिस तरीके से दुनिया की खेमेबंदी रूस के खिलाफ हुई है, क्या अब इसका घुमा फिराकर इनडायरेक्ट नतीजा एक बार फिर से यूक्रेन को ही भुगतना पड़ेगा? रूस यूक्रेन के खिलाफ इस जंग में क्या और आक्रामक हो सकता है? अब देखिए, अभी तक जो ट्रेंड है उसका मुझे लगता है कि वो उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। आपका आकलन सही है। मुझे लगता है कि रूस अब, जैसे पहले ही रूस ने पोजीशन लिया था, इस वोट से पहले भी रोमाना रूस ने ये कहा था कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी देश हमारे खिलाफ पोजीशन लेता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यूक्रेन तो सेंटर में है, जिससे उसका झगड़ा चल रहा है, जिससे उसकी लड़ाई चल रही है, तो
मुझे लगता है कि ये मिलिट्री अग्रेशन आने वाले दिनों में रूस की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से आप और ज़्यादा देखेंगे। और ऐसे में जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि पूरा विश्व जो है दो खेमे में बढ़ जाएगा, और कैसे आप यूक्रेन को बचाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज पूरे विश्व के सामने हमारे आकर के खड़े होने वाले। और ऐसे में अब प्रणय उपाध्याय, यहां से इस युद्ध के अंत को लेकर जो बार बार सवाल पूछा जाता है कि साहब इस युद्ध का अंत कब, आखिरकार कैसे खत्म होगा ये युद्ध, अब इसके बाद तो आप रूस से किसी तरीके की कोई उम्मीद कर नहीं सकते। निश्चित रूप से ये खेमेबंदी की बात जिसका जिक्र आशीष कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। और इसमें भारत के लिए भी चुनौतियां कई लिहाज से बढ़ती हैं, क्योंकि उसके इंटरेस्ट रशिया के साथ भी जुड़े हुए हैं और उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भी है। और ऐसे में भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में दोनों पावर्स को बैलेंस करना होगा, और ये खेमेबंदी जितनी बढ़ती जाएगी चुनौती बढ़ती जाएगी। जहां तक लड़ाई खत्म करने का सवाल है, आपको पता है रोमाना की लगातार कोशिशें चल रही थी। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन कोशिश कर रहे हैं, बातचीत के दौर भी हुए हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से अगर हम देखें तो बातचीत की कवायद के अंदर कुछ लल आया है, कुछ ठंडी हुई है बातचीत की कवायद। एक तरफ लड़ाई का सिलसिला बरकरार है, जो रूस की तरफ से विड्रॉल की प्रोसेस थी वो भी धीमी हुई है, यानी लड़ाई फिलहाल खत्म होने का सिलसिला नजर नहीं आ रहा है। और आज 43वां दिन है, ये लड़ाई अब भी उसी शिद्दत के साथ या कह लीजिए उसी दर्द के साथ जारी है जिसका दर्द इस समय यूक्रेन झेल रहा है। और फिर रशिया को जो जख्म आज दिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसके बाद तो रोमाना मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि रशिया अपने पांव पीछे खींचने वाला। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ बिल्कुल कि ये अग्रेशन जो है वो तो अब और बढ़ेगा ना, क्योंकि रूस की तरफ से तो साफ तौर पर कहा जा रहा था कि साहब बूचा नरसंहार वो तो पल्ला झाड़ रहा है उससे, वो तो कह रहा है कि ये तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो ऐसे में तो ये और ज्यादा रूस का जो अग्रेशन है यूक्रेन के खिलाफ वो बढ़ाएगा निश्चित तौर पर। और देखिए रूस को ये बात नागवार गुजरेगी कि अमेरिका के प्रस्ताव पे इतने सारे देश मिलकर के उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और वो भी तब जबकि खुल करके धमकी दी थी कि जो भी देश हमारे खिलाफ जाएगा हम उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए रूस और अमेरिका के बीच में जो तकरार है, जो आपसी कंपटीशन है, वो पूरा जगजाहिर है, सबको पता है। और फिर से मैं दोहरा दूं कि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के प्रपोजल पर अगर पूरा विश्व वोट करके ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रूस को बेदखल कर देता, कोई और नेता होता रोमाना मुझे नहीं पता, लेकिन आशीष की बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो बयान याद करिए जिसमें उन्होंने पुतिन का नाम पूछे जाने पर उन्होंने कहा था ही इज अ वॉर क्रिमिनल, और उसी चीज को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में साबित करने की कोशिश की है। बूचा नरसंहार को यूक्रेन की तरफ से डिक्टेटर लगातार पहले दिन से जो बाइडेन जो हैं वो पुतिन को इन्हीं तमाम नामों से तो नवाज रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल मुझे लगता है ये यूएनजीए में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसका ब्रेकअप जो अभी आशीष कुमार सिंह बता रहे थे, एक बार फिर से हमें वो दोहरा देना चाहिए। 93 वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं, जिसकी वजह से रूस को निलंबित करने का फैसला लिया गया है यूएनजीए में यूएनएचआरसी से। इसके अलावा 24 वोट खिलाफ में पड़े थे। 58 देश ऐसे जिन्होंने वोटिंग नहीं की, और इन्हीं 58 देशों में भारत भी है। प्रणय, हमने भी वोट नहीं दिया। देखिए भारत का शुरू से इस चीज पर रुख है रोमाना। अगर आप सारे प्रस्ताव देखें, भारत किसी एक देश के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर खेमेबंदी के खिलाफ है, और भारत का यह कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर कूटनीति से और शांति से बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है। किसी एक देश के खिलाफ लामबंदी से या हथियारबंदी से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि बातचीत की मेज के ऊपर समाधान निकलेगा। और अनफॉर्चुनेटली इस पूरे कवायद के अंदर बातचीत के जरिए समाधान की कोशिशें फिलहाल कम नजर आ रही हैं या धीमी नजर आ रही हैं, बल्कि लामबंदी और गोलबंदी या हथियारबंदी ज्यादा नजर आ रही है, और जो निश्चित रूप से चिंता का सबब है। लेकिन जिस तरीके से अब दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में ये ब्रेकअप भी आप देख रहे हैं, वोटिंग रिजल्ट्स इन फेवर 93, अगेंस्ट 24, एब्सटेंशन 58, मतलब वो देश जिन्होंने वोटिंग नहीं की, जो गैर हाजिर रहे 58, और इसी में एक भारत भी। और ऐसे में आशीष महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब जबकि दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बढ़ती जा रही है, उसमें भारत की भूमिका यहां से और महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने जो वोट का एक्सप्लेनेशन किया जाता है रोमाना, उस एक्सप्लेनेशन में भारत ने विद इन कोट्स में आपको बता दूं, ऑन साइड ऑफ पीस, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, इसको मेंशन किया है, अपने वोट को एक्सप्लेन किया है। तो मतलब भारत एक बार फिर से इंसिस्ट कर रहा है कि वो चाहता है कि पीस को मौका दिया जाए, डायलॉग को मौका दिया जाए। भारत ये इंसिस्ट करता रहेगा। ऑन साइड ऑफ, दोबारा आप दोहराइए, ऑन साइड ऑफ, दिस इज विद इन कोट, ऑन साइड ऑफ पीस, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग।
ठीक है। यानी भारत जो लगातार, देखिए अभी कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं बीते रोमाना, जब मतलब रशियन हम शांति से इस पूरे मामले का हल चाहते हैं, हम शांति के साथ हैं। जी जी बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, आपको याद होगा 2 रोज पहले ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत से होकर के गए हैं और प्रधानमंत्री ने खुद उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का ये प्रस्ताव आया था अमेरिका का, तो ऐसा लग जरूर रहा था कि भारत रूस के खिलाफ पोजीशन नहीं ले पाएगा, लेकिन रशिया की तरफ से खुल करके चेतावनी आई थी। इस वजह से फैसला करने में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज शाम 5 बजे डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये पोजीशन तय किया गया। यानी कि इंडिया के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था आखिरी मोमेंट तक ये डिसाइड करना, बट आई थिंक दे हैव स्टक टू देयर ओन पोजीशन, जो मैंने कहा नॉन लाइन रहने का, और इस वजह से भारत ने ये पोजीशन लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर आगे चल करके ये और कंपाउंड होने वाला है और भारत का विश्व के सामने ये चुनौती और बढ़ेगी। एक बात मैं जो पहले पूरी नहीं कर पाया था रोमाना, देखिए कोई और नेता होता रशिया का तो शायद हम एक बार को सोच सकते थे कि इस वोट का इंपैक्ट उस पर आ सकता था। पुतिन वैसे नहीं है, पुतिन इसको अदरवाइज लेंगे और उनका मिलिट्री अग्रेशन और बढ़ेगा। ठीक है, जरा सुना देते हैं कि आज जब ये वोटिंग का वक्त आया तो फिर भारत की तरफ से अपना पक्ष किस तरीके से रखा गया। माफ कीजिएगा, अभी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर बाद मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। ये यूएनजीए में वोटिंग हुई है और इससे फैसला ये निकला है कि यूएनएचआरसी जो है, जो संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग है, उससे रूस को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। रूस के लिए ये बड़ा झटका है। अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था और ये पूरा मामला जिस तरीके से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, उसमें यूक्रेन की तरफ से बूचा नरसंहार को लेकर रूस को कटघरे में खड़ा किया गया था और उसी पर यह फैसला लिया गया है कि यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित कर दिया गया है। हम सीधे रुख कर लेते हैं विदेश मामलों के जानकार विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। काटजू सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, ये जो दुनिया में और ज्यादा रूस को अलग थलग किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से? रूस के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है आज जी। रूस एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, और परमानेंट मेंबर को इस तरह ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बर्खास्त करना, तो वो वाकई आज रूस में मायूसी होगी, लेकिन मायूसी के साथ साथ क्रोध भी बहुत हो। तो मुझे लगता है कि रूस को जो जलील किया है अमेरिकियों ने और नेटो ने, तो उसका रूस पर असर क्या पड़ेगा ये हमें सोचना है, और रूस का अब रुख युद्ध की तरफ क्या होगा ये भी हमें सोचना है, क्योंकि दूरंदेशी तो ये होनी चाहिए कि किसी तरह ये युद्ध समाप्त हो। ये तो जो आग जल रही है उसमें घी क्या डालना चाहिए, बिल्कुल ये मेरे मन में ये आता है। हाँ, बूचा को लेके एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए और उसमें दो राय नहीं हो सकती। जो वहां पे नरसंहार हुआ है उसको कोई भी वो काबिले बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए जी। लेकिन इस वक्त एक समझ बूझ के काम लेना है, क्योंकि रूस जो है वो ना ही लिबिया है ना नॉर्थ कोरिया है। मेरे मन में तो ये आता है कि किसी तरह समझदारी से इस मामले को हमें निपटाना है, इस युद्ध को खत्म करना है। लेकिन अमेरिका और नेटो तो ये बिल्कुल एक जिद पकड़ ली है उन्होंने कि रूस को जब तक पूर्ण रूप से हम जलील नहीं कर दें तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। अब अगर इसी रास्ते पे चलना है तो इसका अंजाम क्या होगा ये मुझे इस वक्त मुश्किल दिख रहा है। बिल्कुल काटजू साहब, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई अमेरिका की तरफ से या नाटो की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जाती है कि नहीं हम सैन्य मदद नहीं करेंगे किसी भी तरीके की इस युद्ध में, वरना तो ये युद्ध जो है वो डायरेक्ट युद्ध हो जाएगा। तो लेकिन सवाल ये है कि इस युद्ध को खत्म करने का भी कोई कदम इन देशों की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो आज हुआ है ये एक और उकसावे वाला काम अमेरिका और नेटो ने किया है। क्या सॉरी ये लास्ट आपका प्रश्न उकसावे वाला किस तरह का काम आपने पूछा? उकसावे वाला सर, और उकसाने वाला। बिल्कुल रूस को ये उकसाया तो गया ही है रूस को, और जब महाशक्तियां एक दूसरे को उकसाने लगती, इतना पूर्ण रूप से प्रहार करती हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा इस पर किसी को कहना या बिल्कुल विश्वास के साथ कहना मुश्किल है। अब आप देखिए जो वोटिंग रिजल्ट आपके सामने है वो
जो वोटिंग रिजल्ट यूएनजीए में उनके आक्रमण पे था उससे बहुत अलग है। उसमें मुझे अगर याद है, प्रणय शायद को ज्यादा याद होगा, उसमें 140 देशों ने अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन इस बार आप देखिए इन फेवर 93, खाली 93 हैं, अगेंस्ट 24 हैं और एब्सटेंशन 58 है, जिसमें शायद भारत ने भी एब्सटेन किया। जी बिल्कुल, भारत ने भी। आप देख रही हैं कि इसमें लोग जो हैं वो परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दुनिया एक तरीके से दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को परमाणु खतरे में धकेलते हुए ये महाशक्तियां नजर आ रही है। माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, आप रहिए हमारे साथ। उसको यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया गया, ये बहुत बड़ी खबर है। हम सब जानते हैं किस तरीके से यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर है रूस, और ऐसे में रूस के लिए ये बड़ा झटका, लेकिन इसके साथ ही दुनिया पर खतरा अब और बढ़ता हुआ, मंडराता हुआ खतरा कहीं ना कहीं यहां से परमाणु युद्ध का भी इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि सीधे सीधे दो खेमों में इस वक्त दुनिया बटी हुई नजर आ रही है, एक रूस के साथ, दूसरा अमेरिका के साथ। लेकिन इस सब के बीच भारत तटस्थ बना हुआ है। तो भारत का रुख यही है कि किसी भी तरीके का समाधान जो है वो खून खराबे से, युद्ध से नहीं निकल सकता, और हर समाधान के लिए जरूरी है शांति से बातचीत, संवाद की जाए। लगातार भारत का यही रुख रहा है और आज भी भारत अपने इसी रुख पर कायम। ऐसे में आशीष कुमार सिंह, महत्वपूर्ण हो जाता है कि बावजूद इसके कि अमेरिका भी ये चाह रहा था कि भारत रूस के खिलाफ उसके साथ आए, इस वोटिंग में हिस्सा ले, लेकिन भारत ने जो अपनी तटस्थ भूमिका है उसी पर बरकरार रहना सही समझा। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका निश्चित तौर पर एक पोजीशन ले रहा था कि भारत को यूक्रेन के साथ नहीं दिखना है, लेकिन वोटिंग में अमेरिका को भी मालूम है कि साल दर साल, दशकों से भारत ने अपना नॉन अलाइन पोजीशन लिया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रशासन को भी इस बात का एहसास रहा होगा कि हम कितना भी दबाव बना लें, भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। भारत ने कई बार कई फोरम्स पे कहा है कि हम डिक्टेट नहीं होंगे दूसरे देशों से। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आज भी जो वोट एक्सप्लेन किया है, इसके पहले जो वेरियस पोजीशंस लिए हैं भारत ने यूनाइटेड नेशंस में, उसमें मिलिट्री अग्रेशन ऑफ रशिया को कंडेम किया है। ऐसा नहीं कि उसको कंडेम नहीं किया, सिर्फ पोजीशन नहीं लिया है, वोट अगेंस्ट नहीं किया, क्योंकि भारत को अपने पारंपरिक रिश्ते रूस से भी देखने। बिल्कुल, और आज भी वही बात भारत की तरफ से कही गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मास्टर स्ट्रोक में मेरे साथ जोड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।